हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल साइलेंट विद द पाथ ऑफ सक्सेस में। तो आज की हमारी वीडियो मनोविज्ञान की डेफिनेशंस पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, में पूछी जाने वाली परिभाषाओं को लेकर आया हूँ। और आगे भी ये इम्पॉर्टेंट होंगी, जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी द डेफिनेशंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज़, ये वाटसन जो है, ये क्या व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन इनका पूरा नाम है। ये व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। तो इनका इम्पोर्टेंट ये जो है स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट? कि मनोविज्ञान व्यवहार की शुद्ध विज्ञान है। ये जो है जे.बी. वाटसन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, अगला बढ़ते हैं आगे। दूसरी परिभाषा देखते हैं, बी.एफ. स्कैनर। बी.एफ. स्कैनर ने बोला है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है। सीखना क्या है? सीखना जो है विज्ञान है, और सिखाना क्या है? कला। यानी सीखना जो है विज्ञान है और सिखाना क्या है? कला है। ये बी.एफ. स्कैनर ने बोला है। फिर उसके बाद आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक, शुद्ध और निश्चित विज्ञान है। ये दो परिभाषाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या बोली गई हैं कि इन्होंने जो है दो बी.एफ. स्किनर द्वारा ये दोनों परिभाषाएं लिखी गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये है एक और परिभाषा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। किसने बोला है? बी.एफ. स्किनर ने। फिर आगे बढ़ते हैं, मैकडोनाल्ड के द्वारा ये परिभाषा लिखी गई है। इसमें क्या बोला गया है? इनका स्टेटमेंट है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। ऊर्जा परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेच एंड फील्ड। क्रेच एवं क्रेंचफील्ड ने लिखा है, क्या लिखा है? कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा जो है हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये इनका स्टेटमेंट है। ओके, ये इनका स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड ने बोला है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रवृत्ति है। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, अब बुद्धि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली परिभाषा है फ्रीमैन। फ्रीमैन ने बोला है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, वंकिंघम ने बोला है अगली परिभाषा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या बोली गई है परिभाषा? बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने बोला है? वंकिंघम ने बोला है। फिर उसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं, डियर वॉन्ड के द्वारा ये परिभाषा लिखी गई है। इसमें बोला है कि बुद्धि सीखने, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ये किसने बोला है? डियर वॉन्ड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। फिर उसके बाद आगे टर्मन ने बोली है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में योग्यता का नाम है। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में योग्यता का नाम है। किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। ओके, फिर उसके बाद आगे आते हैं, अगली जो है विन्ने के द्वारा दी गई है। इसमें बोला है बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा क्या होता है? आलोचना। तो ये चारों जो हैं इसमें जो है बुद्धि में निहित होते हैं। ये किसके द्वारा बोली गई है? ये विन्ने के द्वारा बोली गई है। फिर उसके बाद अगली परिभाषा है वुडवर्थ के द्वारा। तो वुडवर्थ ने क्या बोला है कि बुद्धि कार्य करने की क्या है? योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आप आगे बढ़ें, आगे देखते हैं, वुड्रो के द्वारा बुद्धि में बोली गई परिभाषा है कि वुड्रो ने कहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये वुड्रो का स्टेटमेंट है। तो ये बुद्धि से रिलेटेड
कुछ परिभाषाएं थी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अपना आपका एक चैप्टर आता है मनोविज्ञान में सहस्रावस्था। सहस्रावस्था तो उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, आज चैप्टर वाइज परिभाषाएं लाए हैं आपके लिए। तो इसमें देखिए सहस्रावस्था में क्या है, सहस्रावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी आप देख लीजिए। पहले क्या है, वैलेंटाइन ने बोला है, क्या बोला है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है क्या आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था में आता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है। तो ये जो है आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जो है आप अगर आपको ये डेफिनेशन पता होगी तो इससे आप बता सकते हैं कि ये शैशवावस्था में होता है। और अगर जो है वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो मनोवैज्ञानिक कौन है, वैलेंटाइन है। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हॉर्लेग महोदया ने लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि शैशव अवस्था एक खतरनाक काल है एवं अपीली काल है। ये किसके द्वारा बोली गई है, ये हॉर्लॉग महोदया के द्वारा। तो इसमें देखिए ये सब ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि खतरनाक काल किसे कहा गया है या अपीली काल किसे कहा गया है। तो इस तरीके से जो है आपके जो है 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद यह डायरेक्ट परिभाषा ही पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद सिगमंड फ्राइड, अगली क्या है परिभाषा, सिगमंड फ्राइड। तो इन्होंने कहा है कि 4-5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन बनाता है, यह सिगमंड फ्राइड ने बोला है। फिर इस प्रकार आगे की परिभाषा देखते हैं। गुड एनफ ने बोला है, क्या बोला, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। किसने बोला है, गुड एनफ ने बोला है। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं वुडवर्थ के द्वारा कि संवेग व्यक्ति की गति आवेश में आने वाली स्थिति है। ये किसके, संवेग क्या है, व्यक्ति की गति या आवेश में आने की स्थिति है। किसने बोला, ये संवेग, संवेग, ये वुडवर्थ के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए शैशवावस्था से जो इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशंस थी वो मैंने बता दी। फिर उसके बाद अब बाल्यावस्था में आइए। फिर बाल्यावस्था में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जैसे रॉस के द्वारा बोली गई। रॉस ने क्या बोला है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था। छद्म का मतलब होता है झूठा, यानी बाल्यावस्था में झूठी परिपक्वताओं की आवश्यकता होती है, अवस्था होती है ना। तो इस तरीके से झूठा ही मतलब अपने आप को बहुत ही वो समझने लगते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, छद्म परिपक्वता। ये किसने बोला है, रॉस ने बोला है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। फिर उसके बाद आगे आते हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के द्वारा बोला गया है कि किलपैट्रिक ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। अब देखिए प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे का मतलब किस अवस्था में आता है, तो ये बाल्यावस्था में आता है, या तो स्टेटमेंट सीधे आ जाएगा। तो उस प्रकार से आप जो है क्या लगा सकते हैं, किलपैट्रिक का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी सब इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताई हैं और ये उसका पार्ट सेकंड है। अगर जिसने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट ये चल रहा है इस समय। फिर उसके बाद आता है कि कॉल एंड ब्रूस ने बोला है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये किसने बोला, कॉल व ब्रूस ने बोला है कि बाल्यावस्था जीवन का क्या है, अनोखा काल है। फिर उसके बाद आगे आते हैं स्टैक के द्वारा बोला गया है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये किसने बोला, ये स्टैग ने बोला है। ओके, ये क्या बोला है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो ये जो है स्टैग के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। फिर इसके बाद स्टैनली हॉल्ट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैनली हॉल्ट ने क्या कहा है कि किशोरावस्था प्रबल एवं दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। अब ये किशोरावस्था से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और आगे स्टैनली हॉल्ट ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है और वह
क्या होता है, अचानक होता है। तो ये स्टैनली हॉल ने बताया है, तो ये स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद किलपैट्रिक ने इसमें कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, किशोरावस्था, शैशवावस्था, तो इस प्रकार से बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो आप इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। और ये किसके द्वारा लिया गया है, ये किलपैट्रिक के द्वारा बताया गया है, उनका स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद वैलेंटाइन आते हैं। इन्होंने बोला है कि किशोरावस्था से रिगार्डिंग इन्होंने क्या बोला है, इनका स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। मतलब अपराध की क्या होती है, एक नाजुक अवस्था होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये जो है 2 स्टेटमेंट वैलेंटाइन ने बताए हैं। ओके, फिर इस प्रकार जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड आती हैं, जैसे बी.एफ. स्किनर ने बोला, बी.एफ. स्किनर ने क्या कहा है, बी.एफ. स्किनर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो बी.एफ. स्किनर ने कहा कि मानक मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंत होता है। ये किसने कहा, बी.एफ. स्किनर ने बोला है। फिर उसके बाद आगे आते हैं टायलर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। इसमें क्या है, शरीर के रंग, रूप, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की भिन्नता है। ये किसने बोला है, ये टायलर ने कहा है। फिर उसके बाद जेपी गिल्फोर्ड ने कहा है, गिल्फोर्ड ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ये किसने कहा है, जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। फिर उसके बाद विलियम वुडवर्थ द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यवहार की क्या है, समग्र विशेषता है। फिर उसके बाद आगे आते हैं वैलेंटाइन के द्वारा क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने बोला, यानी उनका स्टेटमेंट है ये। फिर उसके बाद आगे आते हैं डेसिल, एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। संपूर्ण चित्र क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ये किसने कहा, डेसिल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। फिर उसके बाद अगली परिभाषा है कि अल्पर्ट द्वारा बोला गया है। अल्पर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये अल्पर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो है व्यक्तित्व पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी प्रमुख परिभाषाएं थी वो आपको हमने बता दी। अब देखिए थोड़ा ये सृजनात्मकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको भी आप देख लीजिए। जैसे बोला कि जेम्स ड्रेवर के द्वारा ये बोली गई है, क्या है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। ये किसने बोला, जेम्स ड्रेवर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। फिर आगे आते हैं क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिकता का परिणामों को अभिव्यक्ति करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा ये बोला गया है। फिर उसके बाद आगे आते हैं। ओके, बस यहीं पे ख़त्म हो गई हैं परिभाषाएं। तो ये देखिए जितनी भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो हमको चैप्टर वाइज लगी वो मैंने आप लोगों को सबको यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। और जो इसको आप सब लोग अपने एक साथ अपने नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पे, और इससे आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। जिसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन का तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। 1-2 डेफिनेशन तो ज़रूरी आती हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, थैंक यू। और आपको अगर मेरा ये अच्छी लगी हो परिभाषा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।